हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में प्री एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी संस्कृतियों के बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज हम एक नई संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड एनसीईआरटी के हिसाब से 2350 से लेकर के 1750 बीसी माना जाता है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी? सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए हड़प्पा कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। उसी के नाम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है। ठीक उसी के एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली खुदाई जो है हड़प्पा की हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है वो कितना है? 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा एरिया फैला हुआ है। देखो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। सबसे फर्स्ट है नॉर्थ में मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पे ये पाया गया है। दूसरा इसका क्षेत्र आता है, हम अगर ईस्ट में देखें तो आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। उसके बाद आ जाओ साउथ में। साउथ में ये कहाँ फैला हुआ है? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र, जो कि नर्मदा घाटी में है। उसके बाद चलते हैं हम वेस्ट की ओर। वेस्ट में सुदकांगेडोर, जो कि कहाँ? पाकिस्तान ईरान की जो है बाउंड्री लाइन उस पर है। अच्छा, तो उसके बाद हम जो बात करेंगे, जो मिस्र की जो नील नदी है, मिस्र की जो नील नदी आइसिस है, उसकी तुलना हड़प्पा की मातृ देवी से की गई है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी और मिस्र में नील नदी जो कि आइसिस है उसकी पूजा की जाती थी, और इनका आपस में काफ़ी गहरा संबंध था। इनसे इनका व्यापार होता था, जिससे कि इनके काफ़ी अच्छे व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध स्थापित किए हुए हैं। दूसरा आता है हड़प्पा के लगभग कितने क्षेत्र पाए गए हैं? 1500। पूरे इंडिया में हड़प्पा के कितने क्षेत्र पाए गए हैं? 1500, जिसमें कि भारत में 971 हैं, 400 पाकिस्तान में हैं और 2 अफ़गानिस्तान में हैं। ठीक है, इसको भाषा और भौगोलिक आधार पर इस सभ्यता को सिंधु घग्गर हाकरा सभ्यता कहा जाता है और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो नदी खोजी गई थी वो कहाँ मिला था? ये सिंधु में मिला था, सिंधु नदी के किनारे मिला था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी थी वो क्या थी? कांस्य बनाने की थी। अब हम हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से स्थल थे, किसने इसको खोजा और कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है, और वर्तमान में प्रेजेंट में ये कहाँ कहाँ पाया गया है, मतलब उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले बढ़ेंगे हम हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ पर है? मोंटेगोमरी, पाकिस्तान में। ठीक है, दूसरा आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? आर.डी. बनर्जी ने, जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और ये कहाँ पाया जाता है? सिंध का लरकाना, पाकिस्तान। तीसरा क्षेत्र आता है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की, जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। सिंध पाकिस्तान में इसका वर्तमान क्षेत्र है। नेक्स्ट इज कालीबंगन। कालीबंगन की खोज बीबी लाल और बीके थापड़ ने की, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान इसका क्षेत्र गंगानगर, राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोटदिजी। कोटदिजी की खोज फजल अजमल खान ने की, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? सिंध, पाकिस्तान में। उसके बाद आता है रंगपुर। रंगपुर जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया था।
ठीक है। इसकी जो खोज थी वो रंगनाथ राव ने की थी, जो कि मादर नदी पर स्थित है और ये गुजरात काठियावाड़ में इसका वर्तमान क्षेत्र पाया जाता है। रोपड़ आता है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, जो सतलुज नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है? रोपड़ और पंजाब में। फिर आता है लोथल। लोथल की खोज भी रंगनाथ राव ने की थी, ये भोगवा नदी पर स्थित है, इसको अहमदाबाद गुजरात में पाया जाता है। फिर आता है आलमगीरपुर, जो कि यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, ये आता है हिंडन नदी पर, जो कि मेरठ यूपी में है। फिर आता है बनावली, जिसका खोजकर्ता पता नहीं है, लेकिन रंगोई इसकी नदी है और ये हिसार हरियाणा में पाया गया है। फिर आता है सुरकोतड़ा, धोलावीरा, और जिसकी खोज जगपति जोशी ने की है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इतने सारे स्थल हैं और इतनी सारी नदियाँ हैं, इसको हम याद कैसे कर रखेंगे? तो इसके कुछ शॉर्ट की पॉइंट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा। हड़प्पा को कैसे याद रखोगे कि रावी नदी है? तो उसके लिए हम की पॉइंट्स वर्ड्स लर्न करेंगे। हरा मीन्स ह से हड़प्पा और र से रावी नदी। फिर उसी तरह से मोहनजोदाड़ो और सिंधु, तो उसको कैसे करेंगे हम याद? मौसी से, मोह से मोहनजोदाड़ो और स से सिंधु। सेम एज इट इज़ चनहुदड़ो, चनहुदड़ो से चासी, च से चनहुदड़ो, स से सिंधु। फिर आता है कालीबंगा, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, तो इसका क्या बन गया? काघ, का से कालीबंगा और घ से घग्गर। उसी तरह से कोट दीजी, कोट दीजी कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु, इसको कैसे रखेंगे हम याद? कोसी से, को से कोट दीजी, स से सिंधु। फिर आता है रंगपुर, रंगपुर मादर नदी पर स्थित है, उसके लिए हम कौन सा वो यूज़ करेंगे वर्ड? रमा, रमा से र से रंगपुर और मा से मादर। फिर रोपड़ आता है। रोपड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलुज, तो ये क्या बन जाएगा? रोश, र से रोपड़, स से सतलुज। फिर आता है लोथल, लोथल भोगवा नदी पर स्थित है, जिसको बोलेंगे हम लोभ, लो से लोथल, भ से भोगवा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, इन जो भी हमने ये महत्वपूर्ण स्थल पढ़े। अब हम इन क्षेत्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा की क्या विशेषता थी, मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता थी, कालीबंगन की क्या विशेषता थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा की क्या विशेषता थी कि ये जो नगर है वो शतरंज की तरह एक जाल की तरह फैला हुआ था। इसमें 6 अन्नगारों की कतारें थीं, मतलब लाइन वाइज लगे हुए थे ये अन्नगार। और यहाँ पे जो ताबूत दफन है, ये हड़प्पा का एकमात्र स्थल है। हड़प्पा में ही ताबूत दफन किए जाते थे, यहीं पे ही आपको जो है ताबूत दफन की प्रक्रिया मिलेगी। एच कब्रिस्तान, आर कब्रिस्तान, जितने भी तरह के ये हैं वो सिर्फ हड़प्पा में किए जाते थे, और बाकी इसकी अनेष्ठी जो प्रक्रियाएं थी वो अलग अलग होती थी। लेकिन जो ये कब्रिस्तान है और जो ताबूत में दफन किया जाता है वो सिर्फ हड़प्पा में ही पाया गया है। हड़प्पा की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पे टेराकोटा से बनी जो बैलगाड़ी है वो पाई गई है। ठीक है, अब आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को भाई मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो की एक और विशेषता है उसके विशाल स्नानागार, जो कि धार्मिक स्थल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें कि पूजा पाठ ज़्यादा किया जाता था। विशाल स्नानागार में जो सीढ़ियाँ थी वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर थीं, और ये महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसमें नक्काशी की गई हुई थी, मतलब काफ़ी अच्छे से इसका आर्किटेक्ट इंटीरियर वगैरह काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। जो कुएं थे, कुओं और स्नानागार को जो वाटर प्रूफ करने के लिए जिप्सम और बिटुमिनस का लेप लगाया जाता था। मतलब ऐसा नहीं था कि कच्चे कुएं थे, कच्ची मिट्टी से लीपा पोती की गई थी ताकि वो फिर हट जाए फिर किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी जो ये ड्रेनेज सिस्टम थी और ये जो सारी चीज़ें थी ये काफ़ी अच्छी और मजबूती से बनाए गए थे, क्योंकि ये लोग पक्की सीमेंट जो ईंटें होती हैं उसका जो है प्रयोग किया करते थे। और देखिए स्नानागार जो है उसका प्रयोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था, और जो इनकी नालियाँ थी वो 12 इंच गहरी और 9 इंच चौड़ी होती थी।
इसी तरह से जो इसकी अन्नगार प्रणाली है वो सबसे विशाल भवन बोला जाता है, जो कि मोहनजोदाड़ो में कई खंभों वाला सभा भवन पाया गया है। और सेलखड़ी से बना हुआ टकला आदमी, पशुपति की आकृति वाली सील की मोहरें, मतलब जो मोहरें होती थी उन पे जो है अलग अलग तरहों की आकृति बनी होती थी। सबसे ज़्यादा पशुपति की आकृति की मोहरें मिली हुई हैं। और जो भारतीय जहाज़ है उसके साक्ष्य भी मोहर पर मिले हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो व्यापार वाणिज्य था वो दूर दराज तक फैला गया था और ये लोग समुद्र के रास्ते से भी व्यापार वाणिज्य करते थे। और उन्हीं कपड़ों का साक्ष्य भी मिला है मोहनजोदाड़ो से। मोहरों पर बनी एक आकृति मिली है जिसके ऊपर से एक पेड़ निकल रहा है और ये एक आदमी उसको चाकू से काट रहा है, जिसको उर्वरता की देवी यानी कि पृथ्वी की देवी, ऐसा माना जाता है कि उसको पृथ्वी की देवी मानकर पूजा की जाती थी। अब आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को जो है मनका बनाने वाली फैक्ट्री यानी कारखाना माना जाता था और वहाँ पे इंकपोर्ट बनाए जाते थे, लिपस्टिक बनाई जाती थी, मतलब जितना भी सजने सजावट का सामान होता था वो सब कहाँ मिलता था? चनहुदड़ो में मिलता था। ठीक है, अब आता है एक कुत्ते का पीछा जो है, जो एक कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है, ये कहाँ से पाया गया है? ये भी चनहुदड़ो में पाया गया है। ऐसे निशान मिले हैं उनको उनके पैरों के, वो बताते हैं कि हाँ वहाँ पे ये चीज़ हुआ करती थी। और चनहुदड़ो से जो है 3 सभ्यताओं के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि सिंधु, झुंकड़, झांकड़ सभ्यता कही जाती है। ये सभ्यताएं भी अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर आता है जो मोहनजोदाड़ो है और हड़प्पा है, उसको हड़प्पा सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी कहा गया है। ये किसने कहा है? पिगट महोदया ने कहा है। मोहनजोदाड़ो से नहाते हुए लड़की की प्रतिमा मिली है, जो कि अच्छी बारिश का प्रतीक, मतलब कि वहाँ जो लड़की है वो नहाती हुई दर्शाई जा रही है। उससे जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग ये मानते थे कि अच्छी बारिश का प्रतीक है ये, मतलब कि हाँ अच्छी बारिश हो रही है, अच्छी बारिश होगी, ये दर्शाया जाता था। इससे पता चलता है, मोहनजोदाड़ो से पता चलता है। अब आते हैं कालीबंगन। कालीबंगन को जो है प्रोटो और प्रारंभिक, मतलब प्रोटो आद्य, प्रारंभिक प्री संस्कृति भी बोलते हैं। ये कालीबंगा की साइट्स हैं जो कि हड़प्पा की प्रोटो और प्री सांस्कृतिक बोला जाता है। और दूसरा स्थल इसमें जो है बनावली का है, उसको भी हम प्रोटो और प्री, वहाँ से भी प्रोटो और प्री संस्कृतियाँ मिली हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यज्ञवेदी का साक्ष्य मिला है जो कि लोथल से भी मिला है। ऊँट के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी से बने फर्श मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। ये कालीबंगा के सारे जो घर थे वो लकड़ियों से बने थे। इसी वजह से कालीबंगा जो है आग से नष्ट हो गया था। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियों का शहर। लोथल, लोथल एक ऐसा शहर है जहाँ से गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा का मतलब होता है डॉकयार्ड, मतलब समुद्री जहाज, पतन, जिसको बंदरगाह बोलते हैं वो। लोथल से टेराकोटा से बने जहाज मिले हैं मोहरों पर। मैंने आपको बताया ना कि हड़प्पा के लोग जो हैं वो व्यापार वाणिज्य दूर दराज के क्षेत्रों से करते थे, जिनका आवागमन जहाज़ों यानी कि समुद्री मार्गों से होता था। लोथल में जो है शतरंज के साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग चेस वगैरह भी खेलते थे। तभी तो जो इसकी जो हड़प्पा की टाउन प्लानिंग है वो चेस की आकृति की है, शतरंज की तरह जाल बिछा हुआ था। लोथल से चावल की भूसी भी मिली है और रंगपुर से भी मिली है। इसका मतलब ये है कि ये लोग चावल की खेती भी किया करते थे। मन के बनाने की फैक्ट्री लोथल से भी मिली है। दूसरी पहली कहाँ से मिली थी? चनहुदड़ो से भी मिली थी। और यज्ञवेदी भी मिली है लोथल से, जो कि कहाँ मिले थे? कालीबंगा में भी मिले थे। फिर आता है बनावली। बनावली को भी हम सेम वही प्रीटो और प्री हिस्टोरियन साइट्स भी बोला जाता है। सुर कोतड़ा, जहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर कहाँ पढ़ा था हमने? पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर्स पे वेस्ट साइड में है जो। वहाँ से हड़प्पा और बेबीलोन के मध्य व्यापारिक संबंध होता था। सुतकांगे डोर जो है बेबीलोन और हड़प्पा के मध्य एक व्यापारिक केंद्र रहा है। सुतकांगे डोर के ज़रिए हड़प्पा और बेबीलोन आपस में व्यापार और वाणिज्य किया करते थे।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो कालीबंगा का जो सामान है वो आमरी, कोटदीजी, हड़प्पा, बनावली से भी और प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल से संबंधित है। जैसे कालीबंगा प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री साइट से संबंधित है, उसी तरह सेम आमरी, कोटदीजी, बनावली ये सारे क्या है, प्राक और प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स हैं। फिर आता है धोलावीरा। धोलावीरा जो एकमात्र शहर है जहाँ से मध्य शहर मीन्स मिडिल टाउन भी पाया गया है। बाकी के उसमें हमने क्या पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें 2 शहर पाए जाते हैं, निचला दुर्ग और पूर्वी दुर्ग, मतलब ऊपरी दुर्ग और निचला दुर्ग पाया जाता है हड़प्पा में। लेकिन जो धोलावीरा है यहाँ पे एक मध्य शहर भी पाया जाता है। हड़प्पा के 2 आधुनिक स्थल हैं, पहला आता है धोलावीरा और दूसरा आता है हरियाणा का राखीगढ़ी। फिर आता है धोलावीरा से बड़े बड़े नाम प्लेट वाला एक वाइट मार्बल का अक्षर प्लेट मिला है, जिसमें नेम प्लेट होती है, इसको बोला जाता है। ये वाइट मार्बल का होता है, इसमें 10 वर्ण लिखे होते हैं, मतलब 10 वर्णों वाला एक मार्बल का जो है नेम प्लेट मिला है। वो कहाँ मिला है, धोलावीरा में मिला है। जो कोटदीजी है ये भी संभवतः आग से ही नष्ट हो गया है, जैसे कि कालीबंगा हुआ था, क्योंकि इसमें जो है ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, लकड़ी से ये जो है इनमें भवन निर्मित किए गए थे और बोला जाता है कि यहाँ पे जो है ये भी आग से नष्ट हो गया था। अब आता है सबसे आधुनिक जो सिंधु स्थल है, वो बाला स्थल उदयपुर में माना जाता है। ठीक है, अब भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम ग्रामीण कृषि प्रणाली जो कहाँ से मिली है हमें, बलूचिस्तान मेहरगढ़ से, क्योंकि बोला जाता है ना कि भारतीयों को जो खेती करना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खेती करना कहाँ से सीखा, मेहरगढ़ से सीखा। और हड़प्पा के जो सबसे बड़े नगर थे वो कौन कौन से थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जींद हरियाणा में पाया जाता है, गनेरी वाला जो कि पाकिस्तान में है, और धोलावीरा। ये जो है सीक्वेंस वाइज है, क्रम जो ये होता है ना, क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो, वो उस हिसाब से है कि सबसे पहले हड़प्पा ढूंढा गया, फिर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, गनेरी वाला और धोलावीरा। सेम टाइम पीरियड पे ही 3 चरण पाए जाते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले आपको पता ही होगा कि जो पाषाण काल था वो 3 उसमें पाया गया था चरणों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये कहाँ पाया गया था, नर्मदा घाटी में पाया गया था। अब जो हड़प्पा के जो स्थल हैं खोजे गए हैं वो सबसे पहले क्या थे, हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर सूतकांगे 2, फिर चनबूदरो, फिर कालीबंगा और फिर लोथल। ये सीक्वेंस वाइज खोजे गए स्थल हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी टाउन प्लानिंग। जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, इसकी नगर योजना। जो कि देखो, जो इसका नगर था वो कैसा था, किलेबंद होता था। किलेबंद जहाँ पे जो राजा रहते थे, जो कि प्रशासन रहा करता था, वो आम लोग कहाँ रहते थे, निचले शहरों में रहते थे, जो कि किलेबंद नहीं होता था। और जो नगर किलेबंद होते थे वो कहाँ होते थे, वो पूर्व में स्थित होते थे। और जो निचला शहर होता था, जो ऊपरी नगर होते थे वो किलेबंद होते थे, जो पूर्व में स्थित होते थे। और जो निचले शहर होते थे वो किलेबंद नहीं होते थे, जहाँ पे आम लोग रहते थे, वो कहाँ पे होते थे, पश्चिम में स्थित होते थे। ठीक है, और नगर कैसा होता था, जाल जैसा होता था। जाल जैसा समझ गए होंगे आप, जैसे चेस होती है उस तरह से जाल की तरह बना हुआ था। और ये एक ग्रिड, जो कि इसकी नगर योजना थी, जो भी इसमें घर मकान बनाए जाते थे वो एक ग्रिड पैटर्न पे बनाए जाते थे। आपने चेस तो देखा ही होगा उस फॉर्म में। जो इसकी गलियां और सड़कें थी वो एक दूसरों को समकोण पे काटी थी, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे काटा जाता था। ठीक है, और बड़ी मात्रा में पके हुए ईंटों का प्रयोग होता था, जिसका जो रेशो होता था वो कितना था, 4:2:1। इस रेशो में इसका जो है इन ईंटों का वो होता था जिसका ये यूज़ करते थे। और मकान के जो दरवाजे होते थे वो गलियों में खुलते थे, और गली की चौड़ाई कितनी होती थी, 3 फीट होती थी। घरों के पानी
भूमिगत नालियों से जाते थे, मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो है इंटरनल, उसकी नालियाँ वगैरह जो होती थी वो सारी इंटरनल होती थी और उसको बड़े बड़े पत्थरों से जो है ढका जाता था। ऐसा नहीं था जैसे यहाँ की नालियाँ होती हैं, आपने देखा होगा खुली रहती हैं, ये सब होता है, इस तरह से कुछ भी नहीं थी। उस टाइम पीरियड पे भी ये लोग साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे कि बड़े बड़े मेन होल्स बनाए जाते थे और सड़कें, गलियाँ, चौराहे एकदम साफ़ सुथरे होते थे। स्ट्रीट लाइट लगी होती थी पूरी अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी व्यवस्थित प्रणाली थी। और शहर जो है इसके किलेबंद होते थे, ज़्यादातर वही ऊपरी शहर जो कि शासकीय शहर था। अब इसमें क्या है, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो घर होते थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। लोथल और कालीबंगा के जो मकान होते थे वो धूप में सुखाई गई ईंटों से बने होते थे, पक्की ईंटों से नहीं बने होते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, सूतकांगेडोन एक ही योजना से बनाए गए थे। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो सिमिलर थी। ऐसा नहीं था कि वो हड़प्पा कोई दूसरे तरीके से बना हुआ था तो लोथल कोई दूसरे तरीके से बना हुआ था, ऐसा नहीं था। हड़प्पा के जो लोग थे वो कौन कौन से तरह के थे, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, अल्पाइन और मंगोलियाई, ये 4 तरह की जाति वहाँ पे पाई जाती थी, प्रजातियाँ जो हैं। समाज का जो बंटवारा था वो कार्यों के आधार पर किया जाता था। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि हाँ जी एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इस तरह से कोई वहाँ पे ऐसी जातिगत वो नहीं थी कि हाँ भैया कोई नीच जाति का है तो कोई ऊंची जाति का है, ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो भी समाज में बंटवारा किया गया था वो कार्यों के आधार पर किया गया था। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। जो यहाँ का शासन था उसकी बागडोर व्यापारी वर्ग के पास थी, पुरोहितों के पास नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हाँ भैया ब्राह्मण वहाँ पे हो गए तो पुजारी हो गए तो वही वहाँ का राजा हो गया, वही वहाँ का शासन संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे कोई राजा भी नहीं हुआ करता था। वहाँ पे जो व्यापारी वर्ग था, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे सिर्फ व्यापार जो वाणिज्य होता था, जो सबसे ज़्यादा अमीर धनी व्यक्ति होता था वही वहाँ का राजा कहलाया जाता था। उसी के पास ही अपने सिपाही और अपनी ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब इसमें आता है जो इसके वस्त्र होते थे वो सूती और ऊनी दोनों के बने होते थे। अब जो आभूषण थे वो कौन कौन से थे, सोना चांदी, हाथी दांत, कांस्य, शैल, जेड, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है लापिस लाजुली और एजेंट। जो इनके आभूषण थे वो सोने चांदी के बने होते थे, हाथी दांत के बने होते थे, कांसे के बने होते थे, शैल के बने होते थे, लापिस लाजुली के बने होते थे। इन सब चीज़ों से जो है ये आभूषण पहनते थे। और उस टाइम पीरियड पे भी जो पुरुष और जो महिला हैं वो दोनों ही जो है आभूषण पहनने के शौकीन हुआ करते थे। अब हम इनके धर्म पर आ जाते हैं। इनका धर्म कैसा था ये जानते हैं। अब जो इनका कोई पारंपरिक धर्म नहीं था कि हिंदू मुस्लिम ऐसे में बटे हों, तो कोई शिव को पूज रहा है तो कोई विष्णु को पूज रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई देवता नहीं माना जाता था उस टाइम पे, कोई इमेज आर्किटेक्चर कुछ भी नहीं था। वहाँ पे इमेज पूजा का प्रचलन था, मतलब कि वहाँ पे अब पशुपति की पूजा की जाती थी। अब देखो कैसे वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है टेराकोटा से जो है खिलौने बने हैं, टेराकोटा से खिलौने बने मिले हुए हैं, जो कि मातृ देवी भी पाई गई है। और अभी हमने पढ़ा था ना कि हड़प्पा सभ्यता की जो मातृ देवी की तुलना है वो मिस्र की आइसिस की जो नदी की देवी है उससे की जाती है। तो जो इसका जो धर्म था इंडस वैली का वो मातृ देवी का था। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में दर्शाया गया है और पृथ्वी की पूजा की जाती थी। और ये लोग मुख्यतः जादू टोना इन सब चीज़ों में, टोने टोटके से भी ज़्यादा पूजा पाठ ये सब चीज़ों को ज़्यादा, अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा थे हड़प्पा के लोग। अब इनके जो मुख्य देवता थे वो थे पशुपति, जिसको मार्शल ने आद्य शिव कहा है। कैसे आद्य शिव कहा है? क्योंकि इनके जो है वो पशुपति जानते हो, वही सर में जटाधारी इस तरह से उनका रूप हुआ करता था। और उनके जो 4 पशु होते थे उनको घेरे हुए होते थे। मतलब ये भी एक हमें मुद्रा मिली है जो मोहनजोदाड़ो से, उस पर हमें पशुपति की मुद्रा मिली है ना, उनका चित्र मिला है, उससे हमने अनुमान लगाया है कि हाँ ये इनके देवता होंगे। जो उनके आसपास जो कौन कौन से पशु हैं, हाथी, चीता, गैंडा और भैंस, और उनके अगल बगल कदमों में नीचे पैरों के पास 2 हिरण बैठे पाए गए हैं। ये कैसे पता चलता है हमें? मोहरों से, क्योंकि इनकी आकृति मोहरों में पाई गई है। वहीं से हम लोगों को ये पता चलता है कि इनके जो देवता थे वो पशुपति थे।
ये लोग लिंग और योनि की पूजा करते थे, मतलब नेचर की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष की पूजा करना ये लोग ज़्यादा वो मानते थे। गाय की पूजा करते थे। पेड़ों में इनका पीपल जो था महत्वपूर्ण वृक्ष हुआ करता था। और पशुओं में एक श्रृंगी बैल, कुबड़ वाला बैल होता है, उसकी पूजा करते थे। और पक्षी में ये लोग कबूतर की पूजा करते हैं। और कहीं कहीं पे बतख भी बताया जाता है कि बतख की भी पूजा करते थे। वैसे मेनली कबूतर की पूजा करते थे। अब आती है हड़प्पाई मुहर, कि हड़प्पा की मुहर कैसी थी। ये स्टेटाइट के बने होते थे। स्टेटाइट का मतलब होता है बहुत ही मुलायम पत्थर, जैसे वो चिकनी मिट्टी होती है ना, उस तरह से। और ये चौकोर आकार की हुआ करती थी, स्क्वायर शेप में। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे अच्छी कला क्या थी? मनके बनाना। किस चीज़ में इसका फेमस हो माना जाता है? मनके बनाने में। फिर आती है कम से कम हड़प्पा में कितनी मोहरें पाई गई हैं? 2000 मोहरें पाई गई हैं, जिसका प्रयोग पहले संपत्ति के मालिकाना हक के लिए किया जाता था। ठीक है। फिर आता है हर मोहर पर अलग अलग चिन्ह और नाम होता था। ऐसा नहीं है कि एक ही मोहर बनी हुई है तो वही एक ही उसमें हो गई। किसी पे कोई सील बना रहा है, किसी पे आपको वो पशुपति की मोहरें मिल गई हैं, कि कोई जहाज़ की आकृति की मिली हुई है। अलग अलग तरह की मोहरें पाई गई हैं, उन पर अलग अलग चिन्ह बनाए गए होते थे। सबसे अधिक बार जो जिसका भी जिक्र किया गया है वो एक श्रृंगी बैल और कुबड़ वाले, मतलब वही एक श्रृंगी पक्षी और कुबड़ वाले बैल का क्या बोलते हैं उसको, जिक्र किया गया है। इसकी जो हड़प्पा की लिपि थी वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, पिक्टोग्राफी थी, क्योंकि हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उनकी लिपि आज भी हम लोग नहीं जानते हैं कि वो कैसी है कैसी नहीं है। आज तक भी उस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। वो एक पिक्टोग्राफी फॉर्म में थी जो ब्रिस्टोफेदन पद्धति पर आधारित थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और बाएं से दाएं। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। यहाँ पर अग्नि की पूजा की जाती थी। लोथल और कालीबंगा और हड़प्पा में यज्ञ वेदियाँ इसका साक्ष्य हैं कि यहाँ पे यज्ञ होते थे, अग्नि की पूजा की जाती थी, हवन किए जाते थे। कला और शिल्पकला की क्या देन है हड़प्पा वासियों की, ये जानते हैं। हड़प्पा वासियों को कांसे का, चांदी का, सोने का, शीशे का, इन सब चीज़ों का ज्ञान था, लेकिन वो लोहे के ज्ञान से अपरिचित थे। वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। सोने की अपेक्षा चांदी वहाँ पे अधिक प्रचलन थी। पक्की मिट्टियाँ यानी टेराकोटा से बने खिलौने वहाँ पे ज़्यादा बिकते थे। वो इनकी सामान्य कला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नृत्य की हड़प्पाई कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब कि जो मोहनजोदड़ो है उसमें जो है उसकी जो ये कांस्य की नृत्य की है वो उसकी सबसे मेन इम्पॉर्टेंस है। बर्तन अलग अलग रंगों से सजाए जाते थे, जैसे कि लाल, काला, हरा और कभी कभी पीला। इन तरह के आपको अलग अलग कलर के मल्टी कलर के बर्तन भी देखने को मिलेंगे। बर्तनों के ऊपर पेड़ों, सर्कल, अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और कई बर्तन प्लेन भी होते थे। ऐसा नहीं था कि सारे ही प्रिंटेड हों, कुछ बर्तन प्लेन भी हुआ करते थे। अब आगे इसकी अब हम हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि कृषि अर्थव्यवस्था है, मतलब कृषि पर आधारित थी। हड़प्पा में 2 महत्वपूर्ण फसलें थीं, गेहूं और जौ। इस सभ्यता में चावल जो है वो सिर्फ रंगपुर और लोथल से मिले हैं। पूरे विश्व को कपास की जो खेती है उसका ज्ञान हड़प्पा वासियों ने दिया है। और हड़प्पा वासियों ने ये कहाँ से सीखा था? मेहरगढ़ से सीखा था। खेत यहाँ पर जोते नहीं जाते थे, बल्कि हल्के औजारों से खोदे जाते थे। मतलब गड्ढे कर कर के हल्की कुदाल से या उनसे उसके माध्यम से खेती की जाती थी। व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मतलब आप एक वस्तु देंगे तो दूसरी वस्तु आप वहाँ से ले सकते हैं। सिंधु सभ्यता के जो उत्पाद हैं वो मेसोपोटामिया से भी पाए गए हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया से इनका जो है व्यापारिक संबंध था। व्यापार वाणिज्य प्रणाली जो है मेसोपोटामिया से इनकी काफ़ी अच्छी थी। और जो सिंधु सभ्यता की मुहरें हैं वो सुमेर से भी मिली हैं। जब ट्रेड सिस्टम हमारा आगे पीछे होगा, एक दूसरे से होगा, तभी तो वहाँ से मोहरें एक्सचेंज होंगी। विदाउट ट्रेड सिस्टम के तो मोहरें वहाँ से वहाँ चली नहीं जाएंगी। मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि 2350 में उनका जो व्यापार था वो मेलुहा से होता था,
जो कि सिंधु सभ्यता का ही एक नाम है, मेलुहा। सिंधु सभ्यता को मेलुहा के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों सभ्यता के मध्य जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो था दिलमूल, जिसको बहरैन बोला जाता था, और माकन, जिसको मकरेन भी कहा जाता है। अब इसको हड़प्पा के जो विदेशी संबंध है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। सुमेरियन साहित्य से पता चलता है मेलुहा के बारे में, क्योंकि सुमेरियन से ही सिंधु सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ, मेलुहा जो है वो सिंधु सभ्यता के ही बारे में कहा गया है। सिंधु सभ्यता के जो सिक्के हैं वो मेसोपोटामिया के कौन कौन से नगरों से मिले हैं? उर, किस और सुसा, ये 3 शहर हैं मेसोपोटामिया से जहाँ पे सिंधु सभ्यता के सिक्के पाए गए हैं। मेसोपोटामिया के ही जैसे जो सिलेंड्रिकल मोहर है वो कहाँ पे मिली है? मोहनजोदाड़ो से। मतलब कि मोहनजोदाड़ो के सिक्के मेसोपोटामिया से मिले हैं, मेसोपोटामिया के सिक्के मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग करते थे। मतलब हड़प्पा के जो लोग हैं वो लोग ट्रेड एंड जो भी व्यापार करते थे वो अपना ये कॉस्मेटिक का जो उत्पाद था किससे करते थे? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया और हड़प्पा के ताबूत दफन मिले हैं। हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों में ताबूत दफन मिले हैं, क्योंकि इनमें जो है ताबूत दफन की प्रक्रिया होती थी। और जो मेसोपोटामिया है उसका जो निपुर नामक शहर है वहाँ से इंडस वैली की लिपि मिली है। जो ब्रुस्टेफन पद्धति थी वो कहाँ से मिली थी? कालीबंगन से मिली थी। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है उसके बारे में भी पता कहाँ से चलता है? मेसोपोटामिया के निपुर शहर से पता चलता है। अब हम हड़प्पा के नापतौल और सिक्के, इसकी विशेषताएं जानेंगे कि इनका व्यापार कैसा था। देखो, इनमें जो नापतौल का आधार था, व्यापार के जो नियम थे वो नापतौल के आधार पे निर्धारित किए गए थे। जो इनका वेट था वो क्यूबिकल था, मतलब घनीय। स्फेरिकल था, गोलाकार, जो किसके बने होते थे? चर्ट, जास्पर और एजेट के बने होते थे। इन तीनों के बने होते थे इनके वेट, जिससे ये व्यापार का नापतौल करते थे। नापतौल का जो आधार था वो 16 और उसके गुणज थे, मतलब 16 का डिवाइडेड था। ठीक है, मतलब 16 को कितना माना जाता था? 13.64 ग्राम के बराबर तौला जाता था। अब आता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी थी। जो परिवहन और यातायात क्या था? कुछ भी होगा भाई, अब उनका व्यापार वाणिज्य हो रहा है तो बिना आप ट्रांसपोर्ट के तो कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो उसके लिए आपको यातायात के साधन तो चाहिए होंगे। कोई भी शहर अगर प्रगति करता है तो उसके लिए यातायात के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो व्यापार है वो किसके माध्यम से फैलता है? यातायात से। यातायात कौन कौन से थे? जो स्थल यातायात था वो सामान्यतः बैलगाड़ियों से ही होता था। कभी कभी घोड़ा गाड़ी का उपयोग किया जाता था, अन्यथा बैलगाड़ी का ही उपयोग किया जाता था। अरब सागर के माध्यम से भी व्यापार होता था, क्योंकि इनका जो विदेशी व्यापार था सुमेरियन से, मेसोपोटामिया से और भी अलग अलग जगहों से, आप अभी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से होता था। तो वो किससे होता था? अरब सागर से होता था। क्योंकि कैसे पता चलेगा? अभी आपको बताया था हमने पीछे मोहनजोदाड़ो में पढ़ा था कि मोहनजोदाड़ो में जो मोहर मिली थी उसमें जहाज़ की आकृति पाई गई है। और लोथल में भी जो बंदरगाह मिला है, डॉकयार्ड्स मिला है, तो वो ऐसे ही थोड़ी खड़े करने के लिए मिला है। ज़ाहिर सी बात है ना कि हाँ, समुद्री व्यापार हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, व्यापार का खूब आवागमन हो रहा है, आयात व्यापार जो भी हो रहा है वो सब चीज़ें इस ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से हो रही हैं। अब किन किन वस्तुओं का आयात होता था? सोना ये लोग कहाँ से आयात करते थे? अफ़गानिस्तान से, पर्शिया से, कर्नाटक में भी कहाँ से? कोलार से। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। तांबा बलूचिस्तान और राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था। टिन अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया से मंगाई जाती थी। शीशा राजस्थान, दक्षिण भारत और अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। जो लापिस लाजुली है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वस्तु, वो कहाँ से मंगाई जाती थी? बंदकशा और कश्मीर से मंगाई जाती थी। जो सिक्के होते थे वो कॉपर के बने होते थे, जो कि लोथल के देशलपुर से मिले हैं, लोथल और देशलपुर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़िरोज़ा होती थी, जो कहाँ से? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से मंगाई जाती थी। अब
सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इसके हड़प्पा के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। जो कब्रिस्तान मिला है, RH साक्ष्य मिले हैं 37, वो कहाँ से मिला है? हमें हड़प्पा से मिला है। निचला शहर जो कि किलेबंद था, हड़प्पा का निचला शहर किलेबंद नहीं होता था, सिर्फ ऊंचा शहर जो होता था वो किलेबंद होता था, जिसे दुर्ग बोला जाता है। निचला शहर जो किलेबंद होता था वो कहाँ मिला है? हमें कालीबंगा में मिला है। बंदरगाह शहर आपको पता ही है, लोथल है। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? चावल की भूसी, चावल की खेती कौन करता था? लोथल और रंगपुर। ताबूत दफन जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा में ही होती थी। घोड़े की जो हड्डियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सुरकोतड़ा से। यज्ञवेदी के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। मंदिर के समान महल जिसको अन्नगार कहा जाता था वो कहाँ से मिला था? हमें मोहनजोदाड़ो से, जिसको संभवतः हम लोग क्या बोलते हैं? सभा भवन। घोड़े का जो जबड़ा होता है वो कहाँ से मिला है? राणा गुंडई से मिला है। पशुपति की जो मोहरें हैं वो मोहनजोदाड़ो से मिली हैं हमें। अन्नगार हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों में मिले हैं। कांसे की जो नर्तकी है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है, जो कि इसकी विशेषता है सबसे महत्वपूर्ण। मनके की फैक्ट्री लोथल और चनहुद्रो से मिली है। तांबे का जो बैल बनाया गया था जो कि हमें साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। चूड़ियों की जो फैक्ट्री होती थी वो कहाँ से मिली थी? चनहुद्रो और बालाकोट से। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में पाए गए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में पाए गए हैं। लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा में पाई गई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा का जो शहर है वो लकड़ी से निर्मित था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें, जो हल थे वो भी लकड़ी के ही प्रयोग किए जाते थे। और पत्थरों के औजार की जो फैक्ट्री थी वो लेवान से, सुकर से और लोथल से प्राप्त हुई है। अभी हमने हड़प्पा की जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो विशेषताएं थी उसके बारे में पढ़ा है। अब हम ये जानेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ और इसके पतन के कारण क्या थे। और जो इतिहासकार हैं, अलग अलग इतिहासकार, वो अलग अलग कारण बताते हैं कि अलग अलग कारणों की वजह से, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है कि बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से। आइए जानते हैं किस किस इतिहासकार ने क्या क्या कारण बताया है हड़प्पा के पतन का। सबसे पहले जो गॉर्डन चाइल्ड हैं और स्टुअर्ट पिगट है, उन्होंने ये कहा है कि हड़प्पा का पतन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ था। मतलब बाहर से कोई लोग आ गए बहुत ही शक्तिशाली, उन्होंने उन लोगों पर आक्रमण कर लिया और वो सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा आता है लम्ब्रिक। इन्होंने बोला है कि खराब नदी तंत्र, मतलब कि सिंधु नदी का जो तंत्र है, नदी तंत्र मतलब वो सूख गई होगी या फिर उसका प्रवाह कहीं और चला गया होगा, ये कारण बताया जाता है। कैनेडी बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो सकती है, नेचर क्राइसिस, कोई महामारी फैल सकती है, कोई भुखमरी आ सकती है, भाई भूस्खलन हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई होगी और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। ऑरेस्टीन और A.N. घोष बोलते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा का पतन हो गया। R. मार्टिन विलन बोलते हैं आर्यों का आक्रमण। आर्य आ गए थे मध्य एशिया से और उन लोगों ने इन लोगों पर आक्रमण किया और ये पूरी सभ्यता नष्ट हो, और फिर आर्यों का वहाँ पे जो है उन्होंने अपना नया जो भी आर्यों का राज्य स्थापित हो गया। रॉबर्ट रेक्स बोलते हैं भूकंप की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। वॉल्टर फेयर सर्विस बोलते हैं पर्यावरणीय आपदा की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हड़प्पा के बारे में वो जान लेते हैं कि क्या क्या थे। जो कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। प्राक हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पाई स्थल कहाँ पे मिले हैं? रोजदी, देसलपुर और सुरकोतड़ा। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पशु कौन सा है? बिना कुबड़ वाला बैल और एक श्रृंगी। ये सबसे ज़्यादा हड़प्पा की मोहरों पर पाया जाता है। वो स्थल जो प्राक हड़प्पा से संबंधित रखते हैं वो कौन से थे? कोटदीजी, कालीबंगा, हड़प्पा और बनावली। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? काला कोट पहनकर हरा भरा दिखते हैं। काला कोट पहनकर हरा भरा दिखते हैं, मतलब कि इससे कैसे पता चलेगा ये प्राक हड़प्पा से संबंधित है। काला कोट, कोट दीजी, कालीबंगा हो गया, कोट से कोट दीजी हो गया,
हरा से हड़प्पा हो गया, बनावली से प्राक हड़प्पा से संबंधित क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता की जो मान्य तिथि है वो 2350 से 1750 बीसी मानी जाती है। वैसे तो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग दी है कि नहीं इस दिन था, ये तारीख थी, वो तारीख थी, लेकिन जो इसकी मान्य तिथि मानी जाती है कार्बन डेटेड के अनुसार वो 2350 से 1750 बीसी माना जाता है। अब वो स्थल जो हड़प्पा में बंदरगाह के रूप में कार्य करते थे वो कौन कौन से थे? लोथल, बालाकोट, सूत कांगेडोर और अलाहदीनो। अलाहदीनो कहाँ है? पाकिस्तान में। इस सभ्यता का जो सर्वोत्तम जल निकासी है वो कहाँ से पाया जाता है? मोहनजोदाड़ो से पाया जाता है। सभ्यता के जो धार्मिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती हैं, जिससे हमें कि सामाजिक और इनके धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है, वो कौन सी हैं? टेराकोटा से बनी मूर्तियाँ और मोहरें। मूर्तियाँ भी ऐसी नहीं है कि उनसे पूजा पाठ की जाती थी। मूर्तियाँ कैसी थी? बच्चों के खेल खिलौने, उससे पता चलता है इनके सामाजिक जीवन के बारे में। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता जो है वो सुमेरियन की बस्ती थी। व्हीलर ये बोलते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो सुमेरियन की ही एक सभ्यता थी। जैसा कि शेर और गायें पूरे हड़प्पा में कहीं पाए नहीं गए हैं। कहीं से भी आपको शेर और गाय के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से कुषाण काल के कुछ स्तूप मिले हैं। कुषाण काल में कुछ स्तूप बनाए गए थे, वो अभी हम हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ से भी हमें मोहनजोदाड़ो के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रंगपुर में मातृ देवी की पूजा नहीं की जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे मातृ देवी की पूजा नहीं की जाती थी। तो रंगपुर में मातृ देवी की पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा की ईंटों की लंबाई कितनी होती थी? लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या होती थी? 4:2:1। ये रेशो था ना, 4:2:1 का रेशो जो था, जिससे हड़प्पा की ईंटों का, तो क्या था? 11 इंच इसकी लंबाई होती थी, इसकी चौड़ाई 5.5 इंच होती थी और इसकी गहराई कितनी होती थी? 2.75 इंच। रावी नदी के कारण हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे अपना जो अन्नगार है, जो मतलब वो लोग इकट्ठा करते थे, वो कहाँ रखते थे? किले से बाहर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। अब वो बाहर इसलिए बनवाते थे ताकि जो भी वो लोग अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, अपना सरप्लस जिसको बोलते हैं, वो भी जो भी सरप्लस इकट्ठा करते थे, ताकि वो मतलब होता है ना सील, पानी की वजह से उसमें सीलन ना आ जाए, क्योंकि ये लोग गड्ढे खोद करके उसके अंदर अनाज दबाते थे, सरप्लस जो भी इकट्ठा करते थे। अब आता है हड़प्पा का समाज। हड़प्पा का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। टोटल कितने वर्गों में विभाजित था? 4 वर्गों में विभाजित था। पहला विद्वान लोग में कौन होते थे? वैद्य और पुजारी। फिर आता है योद्धा, फिर आता है व्यापारी और अंत में आते हैं कृषक लोग। ये 4 वर्ग था जो कि हड़प्पाई समाज को विभाजित करता है। सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के सिर्फ व्यापारी थे और सबसे ज़्यादा प्रचलित वर्ग कृषक और मजदूर थे, जो कि ज़्यादा संख्या में थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के होते थे। मीठे में ये लोग शहद का उपयोग करते थे। विदेशों से व्यापार के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन से थे? लोथल, बालाकोट, सुत कांगेडोर, अलाहदीनो, कोट दीजी और सुतकाकोहा, जो कि सुतकाकोहा अलग है, सुरकोतड़ा अलग है। और विदेशी बंदरगाह कौन थे? बहरीन, फैलका, माकन और दिलमून। पत्थरों से बने जो घर थे वो कहाँ से मिले हैं? सिंध के किरथार से मिले हैं, जो कि पत्थर से बनाए जाते थे, ईंटों से नहीं, पत्थर मतलब चट्टाने, उससे। पशुपति की जो तुलना है वो गौतम बुद्ध के सारनाथ उपदेश से की गई है। गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में उपदेश दिया है वो वैसे ही आलती पालती मार करके उस मुद्रा में दिया है। उसी तरह पशुपति की भी आकृति जो है वो पाई जाती है, जिसकी तुलना गौतम बुद्ध से की जाती है। अब जो हड़प्पा की जो लिपि है उसको पढ़ने का प्रयास किस ने किया? हड़प्पा की लिपि को पढ़ने का प्रयास S.R. महादेवन ने किया, रामानंद हैरिस ने किया। इन्होंने इस लिपि को चित्रात्मक कहा है। और जो हंटर महोदय हैं इन्होंने इसकी तुलना मिस्र की लिपि से की है।
सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य विचारधारा है वो क्या विचारधारा पाई जाती है कि जो ब्रूही है और जो द्रविड़ लिपि है वो हड़प्पा की लिपि इन दोनों लिपियों से मिलती जुलती है। ऐसा हड़प्पा की जो लिपि है वो ब्रूही और द्रविड़ लिपि इससे मिलती जुलती है, ऐसा सब मानते हैं कुछ इतिहासकार, जैसा कि बोलते हैं। इसकी जो जल निकासी है वो किसकी जैसी है, किससे मिलती जुलती है? कैनोसिस और क्रीट शहर, इन दोनों से इसकी जल निकासी हड़प्पा की मिलती जुलती है। हड़प्पा की एक बटन की आकृति की मुहर है जिस पर स्वास्तिक का चित्र बना हुआ है। इसका जो राजपथ है वो कितने मीटर चौड़ा होता था? 10 मीटर। जिस पे राजा वगैरह चलते थे उसको राजपथ बोला जाता है। बैल जो है, बैल इनकी शक्ति का प्रतीक होता है। बैल को ये लोग अपना शक्ति का प्रतीक का सिंबल माना जाता है। सिंधु का जो बगीचा है वो लरकाना ज़िले के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है। मतलब सिंधु के जो बाग बगीचे होते थे वो कहाँ पे मिले हैं? लरकाना। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में। 1950 में व्हीलर ने मोहनजोदाड़ो को सुपरविज़न किया था। मतलब कि व्हीलर ने जो है मोहनजोदाड़ो की जांच पड़ताल, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी 1950 में। रंगपुर, रोजदी, मालवलाद, लोथल, सुरकोतरा, ये गुजरात के कुछ स्थल हैं जो कि हड़प्पा से संबंधित हैं। सिक्के जो होते थे इनके ज़्यादातर स्टेटाइट के बने होते थे, मुलायम पत्थर। कांसे का सिक्का हड़प्पा से मिला है। आर्टिफिशियल पहाड़ी इनकी जो होती थी वो 20 से 40 फुट की होती थी। सफ़ेद संगमरमर आपको बताया है धोलावीरा से मिला है। क्या मिला है धोलावीरा से? नेम प्लेट सफ़ेद संगमरमर का जो 10 वर्णों वाला होता था। गाय और घोड़े को पालने का कोई साक्ष्य हड़प्पा में आज तक नहीं मिला है। धार्मिक कार्यों में यज्ञ नहीं होता था। उत्तम औजार कांसे के बने होते थे। घरों के सामान चाकू चर्ट के बने होते थे। घरों के मतलब जो रोज़मर्रा के सामान होते थे, जैसे चाकू हो गए और भी बहुत सारी चम्मच हो गई, ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती थी? चर्ट के बने होते थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में। सिक्कों पर ज़्यादातर आकृति बैल की होती थी। सुरमा और काजल चनहूदड़ों से प्राप्त है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जितना भी सजने संवरने का, सजावट का सामान होगा वो चनहूदड़ों से प्राप्त होगा। उत्तम किस्म का जौ तिल कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। 2 ही तो खेती होती थी, जौ और गेहूँ की। जौ और तिल कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। लोथल से हमें एक स्केल मिला है, पैमाना, जो कि किससे बना होता था? हाथी दांत का बना हुआ था। सिंधु का जो अंतिम चरण है वो कहाँ से मिला है? आलमगीरपुर से मिला है। 4 एरिया में डिवाइड था ना, मांडा, दामाबाद, आलमगीरपुर और सुतकांगेलोर। तो जो इसका लास्ट जो अंतिम चरण है वो कहाँ से मिला है? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है? ईस्ट में है। 3 प्रकार के शवाधान की प्रक्रिया मिली हुई है। शरीर को दफनाने की, पशुओं को खिलाने की और जला देने की। मतलब 3 तरह से वहाँ पे शवों को जो है अंत्येष्टि क्रिया की जाती थी। मतलब मरने के बाद या तो उनको दफना दिया जाता था, जो कि हड़प्पा में होता था, और दूसरा क्या होता था? पशुओं को खाने के लिए छोड़ देते थे। मतलब ऐसे जो मर गए हैं उनकी लाशों को ऐसे ही छोड़ देते थे पशुओं को खाने के लिए, या फिर कुछ लोग पूरे विधि विधान से, क्रिया से उनको जला देते थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शीशे का आयात किया जाता था वो गुड़गांव और हिमाचल के कांगड़ा से किया जाता था। आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने उसकी खोज, उसका महत्व, उसका काल निर्धारण और उसकी सभ्यता का नामकरण, विस्तार, उसका एरिया कैसा था, उसकी टाउन प्लानिंग, उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, जो भी उसका स्ट्रक्चर था, जो कि उसके इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स थे, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं। उसका पतन कैसे हुआ और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या थी और उसकी देन क्या थी, ये सब हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है। आई होप ये एक बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो बनाया गया है, जो कि हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।